हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म बाय दीपक यादव पर। प्यारे बच्चों, ये क्लास है क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। बच्चों, अभी तक के चैप्टर में हम थॉमसन मॉडल को पढ़ चुके हैं और रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ चुके हैं। अब नंबर आता है नील्स बोर का। नील्स बोर ने सबसे पहले ये समझा कि थॉमसन और रदरफोर्ड जैसे जो महान हस्तियां थी उस समय की कि वो असफल कैसे हो गए। माना कि थॉमसन ने अपना मॉडल देने में थोड़ी जल्दीबाजी की, लेकिन रदरफोर्ड ने अपना मॉडल तो बहुत सोच समझ के दिया। और रदरफोर्ड ने बहुत सी नई बातें बताई थी कि जैसे नाभिक की खोज उन्होंने की, जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर घूमता है, सौर मॉडल से उसकी तुलना की, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो नील्स बोर ने सबसे पहले ये सोचा कि कैसे रदरफोर्ड जैसा इंसान फेल हो सकता है। बच्चों ध्यान देना, तो नील्स बोर बड़े ही बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं रदरफोर्ड के मॉडल की असफलता के कारणों का अध्ययन करूं तो मुझे कुछ पता चलेगा। उन्होंने देखा कि क्या समस्या है कि रदरफोर्ड अपना मॉडल अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं समस्या का समाधान निकाल लूं तो मैं सफल हो सकता हूं। बच्चों, एक सफल इंसान की यही पहचान है। एक सफल इंसान वही है जो समस्या नहीं, समस्या के समाधान की बात करे। समस्या नहीं, समस्या के कारणों को जाने और उन कारणों का समाधान निकाले। वास्तव में वही एक सफल इंसान है, वही महान इंसान है। वही जीवन में आगे बढ़ता है जो समस्याओं के बारे में बात नहीं करता, समाधान के बारे में बात करता है। जैसे अभी अगर हम देखें तो ये कोरोना है और इससे स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं और बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह से बंद है। बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हैं वो समाधान की बात करते हैं कि स्कूल नहीं जा पाते, वो इसका बहाना नहीं लगाते हैं और वो ऑनलाइन बहुत सा मैटर पड़ा है वो उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वो समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं। तो जो बच्चे यहाँ समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं वही एटीट्यूड नील्स बोर में था, या नील्स बोर जैसा एटीट्यूड उन्हीं बच्चों में। ओके बच्चों, तो यहाँ आज के इस टॉपिक में बच्चों हम बात करेंगे नील्स बोर के मॉडल की। ठीक है, नील्स बोर ने क्या किया, सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल को समझा। रदरफोर्ड के मॉडल को समझा। मॉडल समझने के बाद उसकी कमियां देखी, असफलता के कारण देखे। तो सबसे पहले असफलता का कारण उसकी समझ में आया कि वो स्थायित्व को नहीं समझा पा रहे थे। रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? रदरफोर्ड ने तो बताया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने सवाल उठा दिया कि जब कोई आवेशित कण लगातार गति करेगा तो उसकी ऊर्जा तो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी, तो वो तो फिर नाभिक में गिर जाना चाहिए और इससे परमाणु नष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की स्थायी तंत्र है। तो कैसे स्थायी है? मैक्सवेल ने बताया भैया बताओ तो सही, अरे स्थायित्व का कारण तो बताओ, समझाओ कैसे, लेकिन नहीं समझा पाए। दूसरा, जो रदरफोर्ड है बच्चों, वो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए। स्पेक्ट्रम कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। तो कुछ पदार्थ स्पेक्ट्रम दर्शाते हैं और कुछ नहीं। तो इसका कारण क्या था, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए, स्थायित्व को नहीं समझा पाए। और थर्ड, उन्होंने ये तो बताया रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन कहाँ उनका वर्गीकरण कैसे है, क्या सारे एक साथ हैं या सारे अलग अलग हैं, कैसे? तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी बच्चों रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। ये नहीं जवाब दे पाए इसका कि इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है। ओके बच्चों, तो ये रदरफोर्ड की असफलता के कारण थे। ठीक है, अब यहाँ पर नील्स बोर आते हैं। ठीक है, यहाँ एंट्री होती है नील्स बोर की। और देखो, बोर तो इतने समझदार थे, वो कुछ समय के लिए थॉमसन के साथ में भी रहे और कुछ समय के लिए रदरफोर्ड के साथ में भी रहे कि कम से कम उनकी सोच को समझ सकें और उनके कारणों को पता लगाएं। तो उनके साथ समय बिताया। ठीक है, और नील्स बोर ने समझने की कोशिश की कि ये असफलता के कारण है, तो कहीं ना कहीं समस्या यही है, और इनके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया। तो स्थायित्व, स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉन के वितरण। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें तो प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो भी जाता और नहीं भी होता। तो इन्होंने देखा कि जो प्रकाश है वो किसी वस्तु पर गिर रहा है
ठीक है। जैसे मान लो कि गैस के कणों पर गिरता है और वो विभाजित होता है कि नहीं होता, मतलब कुछ पदार्थ स्पेक्ट्रम को दर्शाते हैं और कुछ नहीं। तो इन्होंने देखा कि क्यों ना प्रकाश का अध्ययन किया जाए। अब संयोगवश उस समय क्या हुआ कि दो अलग अलग वैज्ञानिक थे, एक थे मैक्सवेल और एक थे मैक्स प्लांक। ये दो वैज्ञानिक थे और ये दोनों उसी समय प्रकाश का ही अध्ययन कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे प्रकाश के ऊपर कि प्रकाश की क्या प्रकृति है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो नील्स बोर थे उन्होंने फिर से समझदारी दिखाई कि उन्होंने सोचा कि प्रकाश के बारे में मैं अध्ययन करूं तो क्यों समय खराब करना, क्यों ना दोनों बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं, वो समझ रहे हैं, तो उन्हीं का ही अध्ययन कर लिया जाए। कुछ तो निष्कर्ष मिलेगा हमें, कुछ तो कम से कम कुछ तो क्लू मिलेगा। तो नील्स बोर ने पहले रदरफोर्ड और थॉमसन के साथ समय बिताया और उसके बाद उनके मॉडल को समझा, उनके कमियों को समझा और उसके बाद वो चले गए प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम को समझने के लिए प्रकाश का अध्ययन करना जरूरी था। तो उन्होंने क्या किया कि प्रकाश का अध्ययन करने के लिए मैक्सवेल के सिद्धांत को और प्लांक के सिद्धांत को समझने की कोशिश की। तो बच्चों हमें भी नील्स बोर के मॉडल को समझना है तो पहले प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करना पड़ेगा और प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करेंगे तो दोनों सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति। यहाँ नील्स बोर ने देखा कि बड़ा अजीब था कि एक वैज्ञानिक का ये मानना था कि प्रकाश की तरंग प्रकृति होती है और एक वैज्ञानिक का ये मानना था कि प्रकाश की कणीय प्रकृति है। तरंग प्रकृति को मानने वाले थे मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल थे, और कणीय प्रकृति को मानने वाले थे मैक्स प्लांक, ठीक है। तो तरंग सिद्धांत को समझते हैं तो उसको मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत बोलते हैं, मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत बोलते हैं बच्चों इसको, और इसको हम मैक्स प्लांक का कणीय सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस क्लास में हम मैक्स प्लांक के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे, मतलब टाइम नहीं रहेगा, हम इसको बाद में देखेंगे। पहले हम मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत समझते हैं, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ओके बच्चों, दिया किसने है? ये तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कि मैक्सवेल ने दिया है, ठीक है। अब समझो मैक्सवेल ने क्या कहा कि जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सामने से जो एलईडी लगी है उससे प्रकाश किरणें निकल रही हैं, तो मैक्सवेल का मानना है कि वो प्रकाश किरणें तरंगों के रूप में निकल रही हैं और मैक्स प्लांक का ये मानना है कि वो प्रकाश किरणें कणों के रूप में निकल रही है, ठीक है। तो दोनों का अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम मैक्सवेल का अध्ययन करते हैं, मैक्सवेल के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। ओके बच्चों, तो मैक्सवेल का ये मानना था कि जैसे सपोज करो कि यहाँ से कोई प्रकाश किरणें निकल रही हैं जिनको विद्युत चुंबकीय किरणें भी बोलते हैं और ये तरंगों के रूप में निकल रही हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें यहाँ से जो निकल रही है विद्युत चुंबकीय स्रोत से, तो ये उनके संचरण की दिशा है, ठीक है, ये इनके जाने की दिशा है, ये इनके संचरण की दिशा है। ओके बच्चों, जैसे यहाँ पर मैक्सवेल खड़े हैं और सामने से विद्युत चुंबकीय निकल रही हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकल रही हैं, मैक्सवेल का मानना था वो तरंगों के रूप में निकल रही है। ओके ठीक है, तो संचरण की दिशा मतलब इस साइड में यहाँ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकल रही हैं। अब क्या होता है, मैक्सवेल ने बताया कि जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलेंगी तो ये दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। अब यहाँ जो डायग्राम बनेगा वो 3D में बनेगा, उसको समझने की कोशिश करना कि जब ये विकिरणें यहाँ से निकलती हैं तो ये दो प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक क्षेत्र को बोलते हैं हम विद्युतीय क्षेत्र और एक क्षेत्र को बोलते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर अलग अलग कलर यूज़ किए हैं। समझना कि जो ब्लैक है ये मान लो विद्युतीय क्षेत्र है और जो ब्लू से है ये मान लो बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि मान लो ये संचरण की दिशा है और विद्युतीय क्षेत्र इस प्रकार से तरंगों के रूप में उत्पन्न हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब एक देखें
तो विद्युतीय क्षेत्र जो है वो ऐसे तुम्हारी तरफ मान के चलो, और ये इस तरीके से ऊपर नीचे, और ये लेफ्ट और राइट। ओके बच्चों, तो ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैक्सवेल का ऐसा मानना था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण निकलते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ओके। अब ये तो क्लियर हो गया कि मैक्सवेल ने माना कि जो प्रकाश की प्रकृति है वो तरंगीय प्रकृति है, तरंग के रूप में निकलती हैं। जैसे बिल्कुल इसी प्रकार से कि अगर मान लो हम तालाब किनारे बैठे हैं और हम एक पत्थर उस पानी में फेंक देते हैं तो लहरें उठती हैं, तरंगें उठती हैं। ओके बच्चों, तो ऐसा था कि तरंगों के रूप में ये गमन करता है। ठीक है, इसके बाद ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं जो यहाँ निकलती हैं, इनके गुणों का अध्ययन करना जरूरी है। तो हम टॉपिक ले लेते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुण। विकिरणों के गुण, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुणों में जो इनके गुण हैं उनका अध्ययन करें तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें निकलती हैं ये लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। निकलती तो रहती हैं लेकिन लगातार ऊर्जा निकालती रहती हैं। तो यहाँ हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरणें निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। सेकंड बच्चों, ये संचरण की दिशा है तुम्हारी तरफ, ठीक है, और एक विद्युतीय क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये और एक बिल्कुल सीधे चला गया, एक चला गया तुम्हारी तरफ, एक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। एक चला गया इधर और इधर, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, और एक ऊपर और एक इधर है, ये भी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें कोमा, यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि एक विद्युतीय क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो हम बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र कोमा चुंबकीय क्षेत्र व संचरण की दिशा परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, वो तो दिखाई भी दे रहा है तुम्हें डायग्राम में। ये डायग्राम बनाने के लिए तुम बुक की हेल्प ले सकते हो। अगर 3D में तुम्हें यहाँ पर इससे क्लियर ना हो तो मैं बता दिया वैसे तुम्हें कि ये प्लेन से अब वो मतलब नीचे ऊपर है और एक बार ये तल में ऊपर नीचे है, ऐसे। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इन विकिरणों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, निर्वात में भी गति कर सकती हैं। ये मैक्सवेल ने बताया कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी गति कर सकती है। और एक फोर्थ पॉइंट तुम यहां पर लिख लेना, ठीक है, 4 ही पॉइंट हैं इसके। फोर्थ पॉइंट बच्चों यहाँ पर लिख लोगे। इसमें क्या बोलोगे कि ये जो विकिरणें निकलती हैं, ठीक है, ये प्रकाश के वेग से गति करती हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें प्रकाश के वेग से गति करती है। ये जो विकिरणें निकलती हैं इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। ठीक है, तो प्रकाश के वेग से गति करती हैं बच्चों। तो ये है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुण। अब बात आती है नोट्स कैसे बनाओगे। देखो बच्चों, यहाँ पर टॉपिक डालोगे नील्स बोर के परमाणु मॉडल का विकास, कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल कैसे विकसित हुआ। इसमें लिखोगे नील्स बोर ने अपने मॉडल को विकसित करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों का अध्ययन किया। ठीक है, बस इतना ही लिख देना, कमियों का अध्ययन किया। और उसमें फिर टॉपिक डाल देना प्रकाश की प्रकृति, और सामने लिख देना कि प्रकाश की
द्वैत प्रकृति या दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि एक तो तरंग प्रकृति और एक आगे कण प्रकृति और होती है, तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति या कण प्रकृति होती है। ठीक है, प्रकाश की प्रकृति। और उसमें सबसे पहले ए पॉइंट डाल के लिख देना मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ओके, और इसमें डायग्राम बनाओगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें, जो बोल रहा हूँ नोट्स में लिखना है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, जैसे फिर ये डायग्राम बना देना कि ये संचरण की दिशा है, ये विद्युतीय क्षेत्र ब्लैक लाइन से और एक ब्लू लाइन से, तो तुम या तो अलग अलग कलर के पेन यूज़ कर लेना, एक पेंसिल या फिर एक पेन यूज़ कर लेना, जैसा भी ठीक है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरणों के गुण लिखोगे और वो सामने मैंने सारे लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इनके नोट्स बना लोगे। ठीक है, सारे के सारे ऐसे कैसे पॉइंट लिखने हैं बच्चों। इसके बाद हम यहाँ पर इनके अभिलक्षणों की बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बच्चों।